हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था, तो उसी क्लास को कंटिन्यूशन में देखते हैं। तो हमने इस क्लास में क्या किया था लास्ट में कि समांतर चतुर्भुज का एक नियम लिखा था कि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का जो योग है वो उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, और ये हमने प्रूफ भी कर लिया था। ठीक है, तो ये हमारे लास्ट क्लास में यहाँ पे हमने स्टॉप किया था। तो अब हम आगे कंटिन्यूशन में इसमें करते हैं कि जो वर्त है यानी सर्कल, उसकी जो समीकरण है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, और वहां पे त्रिज्या कैसे फाइंड की जाती है, और जो केंद्र होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और वर्त की इक्वेशन यानी समीकरण फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास अधिकतम मान फाइंड करना पूछा जाता है, कई बार मिनिमम मान फाइंड यानी कि जो न्यूनतम मान कैसे फाइंड करते हैं, उस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो वर्त का समीकरण है उसके बारे में लिखते हैं। तो लिखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ए सर्कल, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ए सर्कल, तो वर्त का सम्मिश्र रूप। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, वर्त का सम्मिश्र रूप। वर्त का सम्मिश्र रूप। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, वर्त का सम्मिश्र रूप। यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ए सर्कल, इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो वर्त का सम्मिश्र रूप क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम आज लिखते हैं। हमें पता है कि वर्त का सम्मिश्र रूप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी जेड माइनस ए का मोड इक्वल्स टू आर। देखो हम नहीं जानते इसको क्या कहते हैं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। मैंने बताया था जैसे अगर हम ये कोई भी सम्मिश्र संख्या z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेते हैं, याद करो ये पॉइंट P है, तो ये मेरी डिस्टेंस क्या है y, और ये डिस्टेंस है x सॉरी। तो जो मूल बिंदु से इस पॉइंट P को मिलाने वाली जो लाइन है, इस डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, मोड z से। तो मोड z को मैंने बताया था z माइनस 0 का मोड लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या था कि जो आपके पास सम्मिश्र संख्या z है उसकी मूल बिंदु से दूरी। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मोड ऑफ z माइनस a का मीनिंग क्या होगा, कि सम्मिश्र संख्या z की a बिंदु से दूरी है वो r के इक्वल है। यानी z जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या है उसकी a बिंदु से जो दूरी है वो किसके इक्वल है, r के इक्वल है। ये में दिया हुआ है, तो इसको पहले आपको पढ़ना आना चाहिए कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो जो वर्त का सम्मिश्र रूप है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, यानी मोड ऑफ z माइनस ए इक्वल्स टू सॉरी मोड ऑफ z माइनस ए इक्वल्स टू आर। जहां लिख लो, जहां a वर्त C का केंद्र तथा R वर्त C की त्रिज्या को व्यक्त करता है। ये लिख लें, यानी जो सम्मिश्र रूप में जो हमारे पास वर्त का समीकरण होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z माइनस ए इक्वल्स टू आर, जहां a क्या होता है वो वर्त C का केंद्र होता है, और r क्या होती है वर्त C की त्रिज्या को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यानी जो a है वो केंद्र हो गया, और जो r है वो क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, a मेरा केंद्र हो गया सॉरी, a केंद्र हो गया और r त्रिज्या का ये मेरे पास क्या हो गया, वर्त हो गया। तो ये r त्रिज्या, a मेरा क्या हो गया, केंद्र। तो इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ z माइनस ए इक्वल्स टू आर। मॉड ऑफ z माइनस ए इक्वल्स टू आर। ठीक है,
तो यानी कि जो वर्त का सम्मिश्र रूप होता है वो मॉड ऑफ z माइनस ए इक्वल्स टू आर होता है। इसका एक दूसरा रूप भी होता है, उसको कैसे फाइंड किया जाता है उस पे हम आते हैं। तो ये हो गया आपका, जब इस टाइप की कोई भी इक्वेशन लिखी हो तो उसका मीनिंग क्या होगा कि ये एक वर्त को रिप्रेजेंट करता है, जहां ए वर्त का क्या है, केंद्र है, और आर क्या है, वर्त की त्रिज्या है। आर क्या है, वर्त की त्रिज्या है। इसका जो दूसरा रूप है वो कैसे फाइंड किया जाता है उस पे आते हैं। एंड जो वर्त का दूसरा रूप, इसको हम अन्य रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखो हमें z माइनस ए का मोड है वो r दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो z माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोड ऑफ z स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, z बार होता है कि नहीं होता है। तो इसको मैं z माइनस ए इंटू z माइनस ए का होल बार लिख सकता हूं, और ये आर स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं z माइनस ए, और ये बार अलग अलग हो जाएगा, z बार माइनस ए बार, और ये किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर के। अब इसको मल्टीप्लाई करो, z बार, और ये हो जाएगा माइनस z ए बार, और ये हो जाएगा यहां से माइनस ए z बार, और ये हो जाएगा यहां से प्लस का a इंटू ए बार इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो z बार माइनस z ए बार माइनस ए z बार, और ये हो जाएगा प्लस मॉड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हाँ या ना, ये लिख सकते हैं। और अगर इसको इधर लाना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यानी कि आपका जो वर्त का समीकरण है वो हो सकता है इस फॉर्म में दे रखा हो कि z माइनस ए का मोड इक्वल्स टू आर, जहां ए वर्त का केंद्र है और आर वर्त की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। यहां अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इस फॉर्म में आ गया। तो ये जो है वो वर्त की दूसरा रूप कहते हैं, इसे वर्त का दूसरा रूप कहते हैं कि z बार माइनस z ए बार माइनस ए z बार प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको कोई भी वर्त का समीकरण इस फॉर्म में दे रखा हो तो आप वर्त का केंद्र कैसे फाइंड करेंगे और त्रिज्या कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर आपको वर्त का समीकरण इस फॉर्म में दे रखा हो तो यहां वर्त का केंद्र क्या होगा बच्चों, अगर हमें वर्त का केंद्र फाइंड करना है तो क्या आएगा, देखो यहां हमारे पास अगर समीकरण z माइनस ए का मोड इक्वल टू आर था, तो ये जो a होता है ये क्या होता है, वर्त का केंद्र। a जो होता है वो क्या होता है, वर्त का केंद्र होता है। और यहां देखो a क्या है, यहां a क्या है, z बार का यानी माइनस z बार का गुणांक है। यहां जो केंद्र है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है। a क्या है यहाँ पे, z बार का जो गुणांक है उसका नेगेटिव। भाई a ही तो है, केंद्र क्या था a, तो हमें a फाइंड करना है। तो a क्या है यहाँ पे, जो z बार के गुणांक का नेगेटिव ही तो है, यानी उसका ऋणात्मक मान। तो यहां लिख सकते हैं माइनस z बार का गुणांक, हाँ या ना। तो अगर आपके पास वर्त की समीकरण इस फॉर्म में दे रखी हो तो अगर वर्त का केंद्र फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे बच्चों कि z बार का जो गुणांक होगा उसका नेगेटिव वो वर्त का केंद्र हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वर्त का केंद्र हो जाएगा। फिर अगर वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो, वर्त की त्रिज्या, तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी बच्चों, यानी हमें देखना है यहाँ पे कि मोड ऑफ z माइनस ए का मोड ऑफ z माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, r हो गया। तो अगर आपने इस वर्त को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहाँ केंद्र तो हमने फाइंड कर लिया कि भाई z बार का गुणांक का नेगेटिव जो होगा वो केंद्र हो जाएगा। त्रिज्या यानी त्रिज्या क्या थी, r। तो अगर मैं वर्त की त्रिज्या को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, कैसे कि अंडरूट वर्त के केंद्र का स्क्वायर माइनस जो कांस्टेंट टर्म है यानी अचर पद, कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद का स्क्वायर। तो देखें आर के इक्वल आएगा क्या, अगर वर्त के केंद्र का स्क्वायर माइनस जो कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद उसका अगर हम स्क्वायर करें तो इसके इक्वल आ रहा है क्या, देखें। तो वर्त का केंद्र क्या था a, तो ये a स्क्वायर
माइनस कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म मोड ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या आ रही है, मोड ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या ये आर के इक्वल आ रहा है, चेक करो इसको, क्या ये आर के इक्वल आ रहा है? भाई अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये तो आर के इक्वल बन नहीं रहा है, तो अगर हम हमें यहाँ आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर हम इसको ये करें, देखो इसकी बजाय कि यहां ये वर्त का सेंटर यानी कि केंद्र का मोड का स्क्वायर माइनस अचर पद, माइनस अचर पद कर दें, यानी कांस्टेंट टर्म सेंटर का स्क्वायर, सेंटर के मोड का स्क्वायर माइनस अगर हम अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म करें तो क्या आएगा, देखो अंडर रूट में केंद्र क्या है ए, तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस जो आपके पास अचर पद आया वो क्या आया, मोड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये रख दो मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रखेंगे तो क्या आएगा, देखो अंडर रूट में ये कैंसिल हो गया, मोड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ ए का स्क्वायर और ये प्लस में आर स्क्वायर, तो ये देखो कैंसिल हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, आर का। तो अब अगर आपको समीकरण वर्त का समीकरण इस रूप में दे रखा है तब तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि ए क्या है उसका केंद्र है और आर क्या है उसकी त्रिज्या है। अगर वर्त का समीकरण इस फॉर्म में दे रखा हो तो केंद्र कैसे फाइंड करते हैं, जेड बार के गुणांक का नेगेटिव तो केंद्र हो जाता है और जो वर्त की त्रिज्या ज्ञात की जाती है वो अंडर रूट में केंद्र के मोड मापांक का स्क्वायर माइनस जो यहाँ अचर पद होगा जो कांस्टेंट टर्म आएगी तो वो क्या आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये लिख लें, इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आइडिया रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो हमने वर्त के दो रूप देखे यानी वर्त को दो फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तो मोड ऑफ जेड माइनस ए का मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर, और एक हमने यहाँ पे देखा था जेड जेड बार माइनस ए जेड माइनस ए बार जेड, इस तरीके से फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, तो केंद्र कैसे फाइंड करते हैं और वर्त की त्रिज्या। तो क्वेश्चन लिख लें कि अगर हमारे पास एक वर्त दे रखा हो जेड जेड बार प्लस 3 माइनस 4 आयोटा जेड प्लस 3 प्लस 4 आयोटा जेड बार प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ये वर्त का समीकरण है। देन तब इसका केंद्र फाइंड करें और एक इसकी त्रिज्या फाइंड करें। एक तो देखो मेथड ये है कि जब आप 2D पढ़ोगे तो 2D में हम इसको क्या करें, जेड की जगह x प्लस आयोटा वाई रख दें, जेड बार हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, तो इस पूरे को सोल्व करके x और y की टर्म में ले आए। तो हमें पता है कि उस टाइप में अगर आप लेके आओगे कार्टेशियन फॉर्म में तो वहां वर्त का समीकरण आ जाएगा, और आप जब 2D पढ़ोगे तो वहां उस वर्त का समीकरण से केंद्र कैसे फाइंड करते हैं और त्रिज्या कैसे फाइंड करते हैं, एक तो वो मेथड हो जाएगा। तो वो आप तब कर सकते हो जब आप 2D पढ़ोगे, तो 2D से भी कर सकते हो, लेकिन उससे फिर लेंथी हो जाएगा क्योंकि जेड की वैल्यू रखोगे एक्स प्लस आयोटा वाई जेड बार फिर एक्स माइनस आयोटा वाई, देन इसको सोल्व करोगे। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो मैंने क्या बताया था, केंद्र क्या होता है, मैंने बताया था केंद्र क्या होता है, जेड बार का जो गुणांक होगा उसका नेगेटिव, तो माइनस जेड बार, तो जेड बार का गुणांक क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका नेगेटिव, तो ये केंद्र आ गया -3 माइनस 4 आयोटा। ये लो एक सेकंड में ये इसका केंद्र हो गया। त्रिज्या क्या थी याद करो, त्रिज्या मैंने क्या बताई थी, त्रिज्या को हम आर से व्यक्त करते हैं और वो क्या था, अंडर रूट में जो केंद्र आया है उसका मापांक का स्क्वायर, तो -3 माइनस 4 आयोटा के मापांक का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है केवल 16 है, तो 16, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 माइनस 16, ये क्या आ गया अंडर रूट में 9, तो इसकी त्रिज्या क्या आ गई बच्चों 3, त्रिज्या क्या आ गई 3। तो यानी ये जो वर्त था
इसका जो केंद्र है वो -3 -4 आयोटा है और त्रिज्या क्या है इसकी 3 है। तो अगर इस रूप में वर्त दे रखा हो तो उसका केंद्र कैसे फाइंड करते हैं, त्रिज्या कैसे फाइंड करते हैं, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है। और दूसरा मेथड मैंने बताया, z को x प्लस आयोटा y से रिप्लेस करो, z बार को x माइनस आयोटा y से रिप्लेस करो, देन इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में ले और वहां पे केंद्र फाइंड करना और त्रिज्या फाइंड करना हम 2D में सीखते हैं, वो भी लगा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी होता है मेथड। तो ये अगर डायरेक्ट ध्यान है फॉर्मूला तो आप इससे ज्यादा जल्दी से आंसर दे सकते हैं। तो ये था कि वर्त का समीकरण क्या होता है और वर्त के समीकरण का केंद्र कैसे फाइंड करते हैं और त्रिज्या कैसे फाइंड करते हैं। इस फॉर्म में है तब तो डायरेक्ट इससे कंपेयर कर देना, और अगर दूसरी फॉर्म में दे रखा है तो आप इससे कंपेयर करके लिख सकते हैं कि वर्त का केंद्र कैसे लिखा जाता है और त्रिज्या कैसे लिखी जाती है। ठीक है। अब और एग्जांपल देखते हैं थोड़े। तो ये समझ में आ रहा है कि वर्त का समीकरण दो रूप में कैसे कैसे लिखा जाता है और उनके अगर वर्त का केंद्र फाइंड करना हो और त्रिज्या फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं कहूं मोड ऑफ z इक्वल टू r है तो ये भी एक वर्त का समीकरण है। जो मूल बिंदु है वो क्या उसका केंद्र हो जाएगा और r क्या हो जाएगी उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो एग्जांपल लिखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। और फिर हम मैक्सिमा यानी अधिकतम मान कैसे फाइंड करते हैं और मिनिमम मान कैसे फाइंड करते हैं उस पे आएंगे। हाँ जी, अगर हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कहूं मोड ऑफ z इक्वल टू r है तो इसका मतलब क्या होगा, यहां क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं z माइनस 0 इक्वल टू r। तो ये क्या हो गया केंद्र, तो केंद्र क्या बना यहाँ पे मूल बिंदु यानी 0 0, ये तो केंद्र बन गया। और जो त्रिज्या है बच्चों वो क्या आ गई, इन त्रिज्या किससे व्यक्त हो रही है r से। तो यानी कि ये जो वर्त बनेगा उसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु होगा और ये मेरे पास कोई r त्रिज्या का वर्त बन गया और ये मूल बिंदु हो गया इसका। अब ध्यान रखें इसमें मोड ऑफ z इक्वल टू r में ये इसके बाउंड्री के पॉइंट आ रहे हैं। जैसे मैंने लिखा था ना मोड ऑफ z माइनस a का मोड ऑफ z माइनस a इक्वल टू r, तो ये जो वर्त बन रहा था ये कहीं भी बना सकते थे इस वर्त को, तो ये मूल बिंदु होना जरूरी नहीं था। तो ये जो a जिसका सेंटर था और r उसकी त्रिज्या थी, तो ये जो वर्त बन रहा था इसमें इसके ये जो बाउंड्री के पॉइंट हैं यही होते हैं इसमें इंक्लूड, इसको सेटिस्फाई करते हैं। इसके अंदर वाले पॉइंट इस समीकरण को सेटिस्फाई करें जरूरी नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि r डिस्टेंस पे हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर आप वर्त के समीकरण की बात करते हैं मोड ऑफ z माइनस a इक्वल टू r हो, भले मोड ऑफ z इक्वल टू r हो, तो इसमें ये जो पॉइंट आते हैं इसको सेटिस्फाई करने वाले ये केवल ये बाउंड्री वाले पॉइंट होते हैं जो r डिस्टेंस पे होते हैं, वो इसके क्या आएंगे उसके सेट में आते हैं, मतलब उसके समुच्चय में केवल यही पॉइंट आते हैं। इसके अंदर के पॉइंट इसमें नहीं आएंगे और ना इससे बाहर के पॉइंट इसमें आएंगे। तो अगर मैं इसको ये लिख देता हूं मोड ऑफ, तो ये हो गया, इसका मीनिंग समझ में आ गया, यानी कि जो वर्त का केंद्र है वो मूल बिंदु हो गया और त्रिज्या है वो कोई r होगी। तो यहां जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं वो इसकी बाउंड्री वाले पॉइंट हैं, वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ना कि इसके अंदर वाले पॉइंट, ना इसके बाहर वाले पॉइंट। और इसका मीनिंग भी यही था कि मोड ऑफ z माइनस a इक्वल टू r, जहां a वर्त का केंद्र था r उसकी त्रिज्या थी, तो ये जो बाउंड्री वाले पॉइंट है वही केवल इस समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं, उसके अंदर वाले पॉइंट की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। अब अगर हमें अंदर वाले पॉइंट भी लेने हो और बाउंड्री भी लेनी हो तो उसको कैसे लिखा जाएगा, और अगर हमें बाहर वाले पॉइंट लेने हो तो उस समीकरण को कैसे लिखते हैं, है ना। और मान लो बाउंड्री वाले पॉइंट नहीं लेने हो, अंदर वाले पॉइंट लेने हो, तो उस समीकरण को कैसे लिखा जाता है इस पे हम आते हैं। वैसे ये बेसिक चीजें आपको पता भी होनी चाहिए। तो ये वर्त का समीकरण हो गया जहां पे इसका मूल बिंदु वो क्या हो गया केंद्र हो गया और त्रिज्या क्या होगी इसकी r होगी, त्रिज्या क्या होगी इसकी r होगी। ठीक है। हाँ जी, अगर हम ये लिखें नेक्स्ट कि मोड ऑफ z लेस देन r हो तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि जो वर्त था हमारा उस वर्त के आंतरिक बिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है। इसका मीनिंग क्या है, जो हमारे पास मूल बिंदु जिसका केंद्र हो, r जिसकी त्रिज्या है, उस वर्त के अंदर के जो पॉइंट हैं उनको हम इसके द्वारा निरूपित करते हैं, यानी मोड z लेस देन r।
यानी हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, कि अगर मान लो ये मेरे पास मूल बिंदु है 0,0, तो जो अंदर वाले हैं जिसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं हो, इसको मैं mod z लेस देन r लिखता हूं। ये मान लो मेरे r त्रिज्या का कोई वर्त है और मूल बिंदु क्या इसकी केंद्र दिया हुआ है। तो अगर mod z लेस देन r है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरे अंदर वाले पॉइंट है वो इसको निरूपित करते हैं। और अगर आपको ये कहा जाए कि mod z ग्रेटर देन r, ये क्या था किसका, mod z लेस देन r का मतलब क्या है, केवल अंदर वाले पॉइंट। अब इसमें बाउंड्री है वो इंक्लूड नहीं होगी भाई, ये जो बाउंड्री है वो इंक्लूड नहीं होगी। और इसका मीनिंग क्या है कि अगर मान लो ये r त्रिज्या का कोई वर्त है, ये मूल बिंदु है और r त्रिज्या का अगर ये वर्त है, तो इसमें ये सारे बाहर वाले पॉइंट आएंगे और बाउंड्री है वो इंक्लूड नहीं होगी। तो बाउंड्री के बाहर वाले जितने भी पॉइंट हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। और अगर आपको ये कहा जाए कि mod ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू r है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो r डिस्टेंस पे जो आपके पास सर्कल है, जिसकी त्रिज्या r है और मूल बिंदु उसका केंद्र है, तो इसमें ये बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाएगी, इसमें ये जो बाउंड्री है वो भी खुद इंक्लूड हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। जो उसकी बाउंड्री है वो भी क्या हो जाएगी, इसमें इंक्लूड हो जाएगी। और अगर यहाँ mod z ग्रेटर देन इक्वल्स टू r करा जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो r त्रिज्या का जो वर्त बनता है, ये r त्रिज्या का वर्त है और ये मूल बिंदु है, तो हम क्या करेंगे, ये बाउंड्री इंक्लूड होगी लेकिन इसके बाहर वाले जितनी भी पॉइंट है वो सारे आ जाएंगे। तो जहां ये समीकरण ऐसे लिखे हुए मिले तो उनका मीनिंग ये होता है। और अगर आप ये भी बना सकते हो, mod ऑफ z माइनस z नोट, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आप एक वर्त बना रहे थे जिसका मूल जो केंद्र है वो क्या था a और जिसकी त्रिज्या वो क्या थी r, तो इस a केंद्र वाले r त्रिज्या के वर्त पे जो अंदर के पॉइंट हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते बाउंड्री को छोड़ के। और अगर आप इक्वल कर देते तो बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाती। ऐसे ही अगर आप ग्रेटर देन r करते तो बाहर वाले पॉइंट आ जाते, और इक्वल लगा देते तो बाहर वाले प्लस बाउंड्री भी उसमें इंक्लूड हो जाती। तो इन समीकरणों का मीनिंग ये होता है कि mod ऑफ z माइनस ए लेस देन r का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटर देन r का मीनिंग क्या होता है, लेस देन इक्वल टू r का मीनिंग क्या होता है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू r का मीनिंग क्या होता है। तो इन समीकरणों का जो मतलब होता है वो ये होता है जो आपको मैंने बताया। तो वर्त का समीकरण क्या होता है वो हमने लिख लिया। फिर वर्त के समीकरण के अंदर के जो आंतरिक बिंदु है उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जो बाहरी बाह्य बिंदु है उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ हमारे पास समीकरण थे वर्त का समीकरण, और उस पे बेस्ड जितने भी जिस टाइप के एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये मैंने इसलिए बताया कि जब अपन अधिकतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं तो इस टाइप की इक्वेशनें उसमें लिखी हुई आती हैं, तो उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे क्वेश्चन लिखे एक, ये समझ में आ गया सबको? वर्त का समीकरण समझ में आ गया, दो रूप में लिखा जाता है, उसका केंद्र कैसे देखेंगे, त्रिज्या कैसे फाइंड करेंगे, दोनों रूप में हमें पता है। फिर mod ऑफ z माइनस ए लेस देन r का मीनिंग क्या होता है, फिर लेस देन, यानी चार फॉर्म बन सकती है इसमें भी, mod ऑफ z माइनस ए लेस देन r, फिर mod ऑफ z माइनस ए लेस देन इक्वल r, फिर mod ऑफ z माइनस ए ग्रेटर देन r, और फिर mod ऑफ z माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो इसका मीनिंग पता है कि उसके अंदर के पॉइंट बाउंड्री उसमें शामिल नहीं होगी। इसका मीनिंग क्या है कि अंदर के पॉइंट और बाउंड्री भी उसमें आ जाएगी। फिर इसका मीनिंग क्या है, इसमें बाउंड्री नहीं आएगी, उसके बाहर वाले पॉइंट सारे आ जाएंगे। इसका मीनिंग क्या है, बाउंड्री के समेत बाहर वाले पॉइंट आ जाएंगे, केवल अंदर वाले पॉइंट छूटते हैं इसमें। तो इन सब का ये मीनिंग होता है। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और हमें कैसे सोल्व करने हैं उस पे आते हैं। तो अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान पर आधारित प्रश्न, हेडिंग डाल सकते हो, अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान पर आधारित प्रश्न। तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं उस पे आते हैं।
यानी अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान पर आधारित प्रश्न, हेडिंग डाल सकते हैं। अब इनमें देखो कोई रूल नहीं होता है, उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो देन रूल बनते जाएंगे और अपने आइडिया लगाते रहेंगे कि कैसे अपन को क्वेश्चनों को सोल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, फिर उससे पता चल जाएगा कि मॉड ऑफ Z1, अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है मॉड ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू 1 है, मॉड ऑफ Z लेस देन इक्वल टू 1 है हो तो, यदि मॉड ऑफ Z लेस देन इक्वल टू 1 हो तो मॉड ऑफ Z माइनस 3 का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या होगा, का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या होगा। अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या होगा, फाइंड करें सभी। अगर मॉड ऑफ Z लेस देन इक्वल टू 1 हो तो पहले बात तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये है कि मूल बिंदु तो उसका केंद्र है और 1 उसकी क्या है, त्रिज्या है। तो अच्छे से बना लेना, ये जो 1 है वो क्या, इसकी त्रिज्या है और मूल बिंदु इसका केंद्र है। अब इसमें बाउंड्री और इसके अंदर के जितने भी पॉइंट है वो सारे इसमें आ रहे हैं, उसको सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि Z माइनस 3 का मोड का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या होगा, तो कैसे सोल्व करोगे आप, ध्यान दें इसमें। हाँ जी बताएं। बताओ, इसका मीनिंग तो समझ में आ गया ना सबको। हमें अब क्या पूछा है, Z माइनस 3 का मोड, और मैंने बताया था आपको कि अगर मैं ये कहूं कि दो सम्मिश्र संख्याएं हैं Z1 और Z2, तो उनका हमें उनको ऐसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3। तो इसका मीनिंग क्या है कि सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2 के बीच की दूरी को निरूपित करता है। इसका मीनिंग क्या है, सम्मिश्र संख्या Z1 तथा Z2 के बीच की दूरी, ये पता है, मैंने पहले भी बता चुका हूं। यानी सम्मिश्र संख्याएं Z1 तथा Z2 के मध्य की दूरी, हाँ या ना, इसी को व्यक्त करता है ये। इन जो सम्मिश्र संख्या है Z1 और Z2 के बीच की दूरी को व्यक्त करता है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि मॉड ऑफ Z लेस देन इक्वल टू 1 अगर हो तो उसका हमने क्या बना लिया, यानी इस रीजन में जो भी पॉइंट्स आएंगे बाउंड्री और उसके अंदर वाले, ये सारे पॉइंट इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। यानी उसका जो मॉडुलस वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 रहेगा। हमें पूछा जा रहा है कि मॉड ऑफ Z माइनस 3 का मैक्सिमम तथा न्यूनतम यानी अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या होगा। तो अगर यहां पे यानी ये मान लो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 1,0 है। अगर हम इसमें 3 पॉइंट अगर देखें तो ये मान लो कोई 2,0 है और ये मैंने मान लिया 3,0 है, ठीक। तो ये मेरा पॉइंट क्या है, 3 है। तो इस पॉइंट 3, क्योंकि 3 यहां पे दिया हुआ है, तो इस 3 की अब Z कौन से हैं, जो मॉड ऑफ Z लेस देन 1 है, तो वो ये यहां पे डिनोट कर लिया मैंने। तो इस 3 की इन पॉइंट जो भी मॉड Z लेस देन 1 को सेटिस्फाई करने वाले जो भी आपके पास सम्मिश्र संख्याएं हैं, उनमें से कौन से पॉइंट की जो दूरी है वो अधिकतम होगी और कौन से पॉइंट की दूरी है वो क्या होगी, न्यूनतम होगी। यानी क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि हमने ऐसे सम्मिश्र संख्याएं ली जिनका मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि मूल बिंदु जिसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या 1 हो, उस वर्त को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट तथा उसके अंदर वाले पॉइंट्स को निरूपित करता है। तो वो कह रहा है कि अगर इन पॉइंट्स की 3 से जो दूरी है वो अधिकतम कब होगी और न्यूनतम कब होगी। तो अगर मैं ये पॉइंट 3 है, इस 3 की इन Z से अगर अधिकतम और न्यूनतम दूरी फाइंड करना चाहूं तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि अगर इस पॉइंट की इस पॉइंट से जो दूरी होगी वो सबसे मिनिमम होगी। भाई आप यहां से कोई भी पॉइंट ले लें, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की जो दूरी है ये सबसे क्या होगी, मिनिमम दूरी होगी।
और अगर अधिकतम की मान लो ये पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट ले रहा हूं, इधर से ये पॉइंट ले रहा हूं, तो ये जो पॉइंट होगा मेरा, ये पॉइंट कौन सा होगा, -1,0। इस पॉइंट की इस 3 से जो दूरी है वो क्या होगी, अधिकतम दूरी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्राफिकली ऐसे देख सकते कि नहीं देख सकते? भाई हमें क्या दिया था, मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 हो तो मॉड ऑफ जेड -3 का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या होगा। तो यानी इस 3 की जेड के साथ जो दूरी आएगी, इनके बीच की जो दूरी है वो अधिकतम कब होगी और मिनिमम कब होगी। तो अधिकतम तो तब होगी जब वो पॉइंट यहां होगा, मिनिमम जब होगी जब वो पॉइंट यहां होगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, 2, और जो अधिकतम दूरी है वो 3, तो ये होगी 1, ये होगी यानी 4 होगी। तो इसका मिनिमम मान तो 2 आ गया और अधिकतम मान है वो क्या आ गया, 4 आ गया। ये तो था ग्राफिकली कैसे देखा जाता है, और आप इसको वैसे सोल्व भी कर सकते हो, इसको सोल्व भी कर सकते हो। जेड -3 का मतलब जेड और 3 के बीच की दूरी को व्यक्त करता है। और जेड क्या है, जेड ऐसे सम्मिश्र संख्याएं हैं जिनका मॉडुलस वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। तो वो सारी सम्मिश्र संख्याएं यहाँ पे रखी हुई हैं, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इनसे मैं दूरी फाइंड करूंगा तो सबसे अधिकतम दूरी जो आएगी वो क्या आ जाएगी, यानी अधिकतम मान कितना आएगा, 4, यानी जेड -3 का अधिकतम मान क्या आएगा, 4, और जेड -3 का न्यूनतम मान वो क्या आ जाएगा, न्यूनतम मान 2 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की 4 और यहां से यहां तक की कितनी होगी, 2। तो ये आ जाएगा इसका मान। ये देखो ग्राफिकली सोल्व करोगे तो बहुत अच्छा है भाई। मॉड जेड यानी जेड क्या है, जेड ऐसी सम्मिश्र संख्या है जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करती हैं। उनकी 3 से अधिकतम दूरी क्या होगी और मिनिमम दूरी क्या होगी, तो ये देख लिया हमने। तो अधिकतम दूरी तो तब आएगी जब आप इस जेड को लेते हो, और मिनिमम दूरी जब आएगी जब आप इस जेड को लेते हो, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना था। तो लिख लें, इसके आंसर लिख लें सभी। ये तो था इसको जब अपन ग्राफिकली सोल्व करते हैं। अब अगर मान लो हम इसको इस तरीके से सोल्व ना करके अगर न्यूमेरिकली मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, तो वो हम जानते हैं कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से, और ग्रेटर होता है हमेशा मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मोड, इन दोनों का मोड, ये लिखते हैं। और यहां में क्या दिया हुआ है, Z -3। तो इसको अगर मैं लिखना चाहता तो क्या लिखता, मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ 3, और ग्रेटर किससे होगा, ये मॉड ऑफ Z, और यहां पे मैं माइनस मॉड ऑफ 3 और का मोड, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं। और मॉड ऑफ Z है वो क्या है, मॉड ऑफ Z किससे लेस देन है, तो इसको अगर हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 1 + 3, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर किससे है, इसकी वैल्यू 1 -3 का मोड, तो ये क्या आता 2, ग्रेटर हो जाएगा, और लेस किससे होगा 4 से। तो ऐसे भी देख सकते थे, मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ 3। अब अधिकतम मान देखना है तो मॉड ऑफ Z की अधिकतम वैल्यू लेंगे, और अगर न्यूनतम मान देखना है तो मॉड Z सॉरी हाँ ठीक है, न्यूनतम मान देखना है तो यहाँ पे इसकी अधिकतम वैल्यू रखेंगे तभी तो ये मिनिमम वैल्यू आएगी। भाई यहाँ इसकी जो अधिकतम वैल्यू रखेंगे वो इसकी मिनिमम वैल्यू देगा, जो अधिकतम वैल्यू रखेंगे तभी ये मिनिमम, क्योंकि यहाँ माइनस है और वहां हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 - 3 का मोड, तो वो 2 हो जाएगा और इधर से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। समझ आ गया होगा सबको। भाई अगर ये मॉड ऑफ Z माइनस मॉड ऑफ 3 है तो हमें सबसे मिनिमम मान फाइंड करना है, तो मॉड Z का यहाँ सबसे अधिकतम मान रखूंगा तभी ये मिनिमम आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में। यहां हमें पता है कि ये पॉजिटिव है, ये भी, इसका अधिकतम मान कब आएगा, जब इसकी अधिकतम वैल्यू रखूंगा, ठीक है। तो वो चीज देखनी है। तो आप इससे भी सोल्व कर सकते थे
और इससे भी सोल्व कर सकते थे। दोनों तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे एक पीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, उसको लिखते हैं, इसी पे आधारित था। तो जब भी आप अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें तो कोशिश ये रहे कि उसको आप पहले ड्रॉ करके उस हिसाब से जल्दी सोल्व हो सकता है वो, अगर आप ट्राई करें तो। वरना ये मेथड तो देखो है ही, आप वो असमीकाएं भी लगा सकते हैं, जो त्रिभुज की असमीकाएं हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखे हैं जो पीजीटी 2014 में पूछा गया था कि यदि मॉड ऑफ z प्लस 4 इक्वल्स टू 3 है हो तो z प्लस 1 का मोड का अधिकतम मान होगा। अधिकतम मान होगा, ये पूछा गया था। ऑप्शन ए जो था वो 0, ऑप्शन जो बी था 4, ऑप्शन सी था 10 और ऑप्शन जो डी था वो 6 था। हाँ जी बताएं। करो इस क्वेश्चन को सोल्व करो, कैसे कर सकते हो करें सभी इसको। और ये पीजीटी 2014 में आया था। कैसे सोल्व करेंगे इसको। पहली बात तो ये बताएं इसका मीनिंग क्या है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ z माइनस 1 का मोड, हाँ या ना। ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मैंने बताया था कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का मतलब क्या होता है कि z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्याओं के बीच की दूरी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यानी सम्मिश्र संख्या z तथा, या सम्मिश्र संख्याएं z तथा -1 के बीच की दूरी, ये लिखोगे। यानी इन दोनों के बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है। और ये z क्या है, z ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z जो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो z का मतलब क्या है, अब z का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका सेंटर क्या होगा, ये क्या है, वर्त का समीकरण है कि नहीं है, ये क्या है, वर्त का समीकरण है। और वर्त का समीकरण है, साथ में इसकी जो त्रिज्या है वो 3 है, और केंद्र क्या है, -4 है। तो -4 होने का मतलब केंद्र कहां होगा, मान लो ये यहाँ पे -1 है, ये -2 है, इसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें त्रिज्या 3 है, और यहाँ पे मान लो ये हो गया आपका -1, -2, -3, और ये मेरा मान लो -4। तो केंद्र क्या है इसका, -4 है, और जो त्रिज्या है वो 3 है। तो यानी ये जो वर्त है वो इस टाइप का बन रहा है कुछ, हाँ या ना। और ये इसका क्या है, केंद्र है, -4,0, -4,0 क्या है इसका केंद्र है। तो त्रिज्या क्या है इसकी 3 है। तो ये जो पॉइंट आएगा बच्चों वो क्या होगा, ये जो पॉइंट आएगा वो -7,0 हो जाएगा, और ये जो पॉइंट आएगा वो क्या हो गया, -1,0 हो गया। अब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, देखो वो ये कह रहा है कि ये मेरे पास ये जो मॉड ऑफ z प्लस 4 इक्वल्स टू 3 है, तो ये वर्त का समीकरण है। अब इसमें कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ये जो z है वो कौन से होंगे, जो इसकी बाउंड्री पे हैं। जो बाउंड्री पे पॉइंट है वो क्या है, वो मॉड ऑफ z प्लस 4 इक्वल्स टू 3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसमें अंदर वाले पॉइंट नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल नहीं है, केवल इक्वल 3 दिया हुआ है। तो यानी ये जो z है वो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो इसकी बाउंड्री पे स्थित हैं। ठीक है, अब वो पूछा क्या जा रहा है कि ऐसे ये मॉड ऑफ z प्लस 4 इक्वल्स टू 3 है, तो इन z की -1 से अधिकतम दूरी क्या होगी। तो ये सारे बाउंड्री पे वो z रखे हैं,
और -1 कहाँ है, ये रहा। तो -1 की न्यूनतम दूरी तो किससे होगी, खुद से ही हो जाएगी, वो तो 0 हो जाएगी। अधिकतम दूरी किस पॉइंट से आएगी, यानी ये सारे पॉइंट हैं, ये जेड है, ये वाले, ये वाले, ये सारे जेड है, इनके बीच की दूरी फाइंड कर रहे हैं अपन। तो अधिकतम दूरी हमें देखनी है इस -1 की, इन बाउंड्री पे है जेड सारे, तो इनके बीच की अधिकतम दूरी कब आएगी, इसके व्यास के बराबर होगी। यानी ये जो पॉइंट होगा -7,0, इससे इस -1 की जो दूरी है वो अधिकतम आएगी। यानी इस -1 से इस -7 के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, अधिकतम होगी। और यहाँ पॉइंट क्या है, -1,0, और यहाँ जो पॉइंट है वो -7,0, तो इनके बीच की अधिकतम दूरी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये तो था ज्योमेट्रिकली तुरंत देख लिया भाई, पहले इसको देख लिया करो। इसमें वो जेड आ रहे हैं जो इस वर्त की जो परिधि है उस पे स्थित है, यही वाले पॉइंट आएंगे। इसमें लेस देन करता तो इसके अंदर वाले पॉइंट भी आते, फिर भी अधिकतम मान तो ये यही मिलता है इसका, हाँ या ना। अब लेस देन इक्वल टू 3 करता तो इसमें सारे वाले पॉइंट आते। तो इस -1 की इस पॉइंट से अधिकतम दूरी आएगी जो इसके व्यास के बराबर होगी, जो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जो इसके व्यास के बराबर होगी, जो क्या हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी। अब यहां आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि -1 की न्यूनतम दूरी क्या आती, तो -1 से न्यूनतम दूरी जेड की क्या आती, वो 0 आती, क्योंकि खुद से ये पॉइंट है और ये पॉइंट है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है -1,0, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये न्यूनतम जो दूरी है वो क्या होती, 0 हो जाती। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, इसकी जो अधिकतम दूरी आएगी वो तो आएगी 6, और जो मिनिमम आएगी वो 0 आएगी। और क्या तरीका था इसको सोल्व करने का, वही जो आप अपन जानते हैं, वो मेथड भी लगा सकते हैं। z+1 ये तो था कि mod z+1 है वो क्या है। अब इसको इस तरीके से लिखना होगा कि ये हम यूज कर सकें। तो इसको कैसे लिखा जा सकता था वो फिर सोचना पड़ता आपको। एक मेथड तो ये था ग्राफिकली, और ये सबसे बेस्ट होता है अगर आप ध्यान दें तो। या फिर हम क्या कर सकते थे, इसको कैसे लिखते, इसको देखो, सेकंड मेथड क्या होता, तो इसकी अधिकतम दूरी 6 आ गई और जो न्यूनतम दूरी है वो क्या आ गई, 0। सेकंड मेथड ये हो सकता था कि mod z+1 को हम ये लिख लेते, भी ये क्या है, z+1 ही का मोड है, तो इसको मैं z+4 - 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। फिर क्या करता मैं, अगर ये मेरा, इसको मैं z1 मान लूं और इसको मैं z2 मान लूं, ये मेरे पास z1 हो जाए पूरा और ये z2 हो जाए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जो मेरे पास त्रिभुज असमीकाएं हैं कि mod ऑफ z+4 और प्लस mod ऑफ 3, ये लिख सकता हूं। और ये किससे ग्रेटर होता है, mod ऑफ z+4 माइनस mod ऑफ 3 का मोड। और देखो इसकी अधिकतम मान रखूंगा तभी ये अधिकतम वैल्यू आएगी। तो mod z+4 का अधिकतम मान क्या है, 3, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 3 + 3, तो ये क्या हो गया, 6। तो अधिकतम मान क्या आ गया, 6। और अगर इधर से हम बात करें इसके न्यूनतम मान की, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 - 3, ये आ गया 0। तो यानी अधिकतम मान तो 6 आ जाएगा और जो न्यूनतम मान है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। न्यूनतम मान है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं और आप इन असमीकाओं को सोल्व करके भी कर सकते हैं, जो त्रिभुज की असमीकाएं होती हैं उनसे भी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं इन पे बेस्ड। हाँ जी, कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, आप सोल्व करके बताएं मेरे को। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखे थे भाई, कहाँ मिल नहीं रहे हैं। जैसे मान लो ये हटा दूं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं।
से एग्जाम्पल लिखें कि यदि मॉड ऑफ z माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, तब z का या मॉड z का अधिकतम तथा न्यूनतम मान होगा। अधिकतम तथा न्यूनतम मान होगा। हाँ जी, बताएं कैसे करेंगे। मैंने दोनों मेथड बताएं, दोनों से करें। अब ऐसे क्वेश्चन अलग अलग बना सकते हो। इसमें सेम यही है कि मोड ऑफ z माइनस लेस देन इक्वल टू 2 है, तो मोड z का अधिकतम मान बताओ, फिर मोड z माइनस 1 का अधिकतम मान, फिर मोड z प्लस 1 का अधिकतम मान, ये बताएं सभी। करें सभी। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप कैसे सोल्व करेंगे उसमें थोड़ा दिमाग लगाएं। हाँ जी, लिखें इनको। ये तीन क्वेश्चन हो गए। करो कैसे करेंगे। एक तो मैंने बताया था ग्राफिकली कर लो, पहले आप इसको डिनोट करो, इसका मीनिंग क्या है। तो मैंने यहाँ पे देख रहे हो, इसको कंपेयर करें अगर हम मोड ऑफ z माइनस ए इक्वल्स टू आर या लेस देन इक्वल्स टू आर, तो मैंने बताया था आर इसकी त्रिज्या है, तो आर क्या हो गया 2, और केंद्र क्या हो गया इसका 3। तो इसका मतलब जो वर्त है वो पे आपका इन जो सेंटर जो सर्कल है वो कहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ये मान लो 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये 2, 1 और ये 3। तो 3,0 इसका सेंटर है, r इसकी रेडियस है। बनेगा इस टाइप का। देख लेना, वैसे ही बना लेना ना, थोड़ा ज्यादा ही सही नहीं बना, ये वर्त नहीं बना। ये देख लो, ये एक वर्त बन गया, देख लेना है ना। तो ये जो वर्त है उसका केंद्र हो गया 3,0 और इसकी जो r त्रिज्या है वो क्या हो गई 2। तो ये पॉइंट क्या हो गया इसका, ये 1,0 पॉइंट हो गया, और ये जो पॉइंट आएगा मान लो ये 4 हो गया, ये 5, तो ये 5,0 पॉइंट है। ठीक है, ये तो है। अब देखो इसमें इसके अंदर वाले और इसके जो बाउंड्री वाले ये सारे पॉइंट हैं। इसके अंदर वाले और इसके बाउंड्री वाले सारे पॉइंट है, क्योंकि इक्वल दे रखा है उसने। तो इक्वल का मतलब हम जानते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है कि मोड z का अधिकतम मान व न्यूनतम मान। तो पहले मैं सबको ग्राफिकली बता देता हूं। मोड z का अधिकतम मान और न्यूनतम मान, तो मतलब कि z की 0 से मूल बिंदु से जो दूरी है वो अधिकतम कब होगी और न्यूनतम कब होगी। तो मूल बिंदु तो ये रहा, z=0 यानी मूल बिंदु तो ये रहा। अब इस बिंदु की इनमें से ये z रखे हुए, इनमें से किस z की अधिकतम दूरी आएगी, फिर उस z से इस 0, 0 की जो दूरी होगी वो उसका अधिकतम मान हो जाएगा। तो उसको सेटिस्फाई करने वाले इस समीकरण को ये सारे पॉइंट रखे हुए हैं। तो मेरे को पता है कि सीधा सीधा दिख रहा है। मैंने भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि ये जो यहाँ पे दूरी आएगी इस पॉइंट से, ये इसकी सबसे अधिकतम दूरी आएगी, और ये जो पॉइंट होगा उससे इसकी ये न्यूनतम दूरी होगी। क्योंकि आप इससे दूरी निकालोगे, मान लो इन पॉइंट्स की जो भी पॉइंट है, इन पॉइंट्स की दूरी निकालोगे, तो इन सब से इसकी जो दूरी आएगी वो सबसे मैक्सिमम इस पॉइंट से होगी। तो यहां से अधिकतम दूरी तो क्या हो जाएगी 5, तो ये होगी भाई 5 तो ये होगी, और 1 ये, तो 6 तो अधिकतम दूरी होगी, और जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होगी 1 होगी। न्यूनतम दूरी कितनी होगी 1। तो यानी मोड z का अधिकतम मान तो 6 है और न्यूनतम मान क्या है 1 है। न्यूनतम मान क्या है 1 है। ये तो हो गया मोड z का। तो ये तो ग्राफिकली था, वैसे भी सोल्व करके बता देंगे, लेकिन पहले इसका बताएं।
हाँ भाई, ये समझ में आ गया सबको? सॉरी, नहीं सॉरी, ये 5 होगी ना। हाँ, ये तो नहीं सॉरी, यहाँ 6 नहीं आएगा, क्योंकि ये देखो यहां से लेके ये 5 है, यहां से लेके ये 5 है, ना कि ये, तो ये 1 से लेके 5, तो ये तो 4 ही हुआ ना। तो ये दूरी है वो 5 है, तो इसकी अधिकतम जो दूरी आएगी वो क्या आएगी? 5 आएगी, और जो न्यूनतम दूरी है वो 1 आएगी। ये यहां से डिस्टेंस 5, ये भी ध्यान रखना, वो गलती से 6 बोला गया। ये दूरी यहां से लेके यहां तक 5 है ना। तो 5 अधिकतम मान है, और जो 1 है वो इसका न्यूनतम मान है। तो ये तो हो गया ग्राफिकली। अब सेकंड को बताओ ग्राफिकली। इनको बाद में उस तरीके से भी करवा देंगे, लेकिन उस तरीके से करने की बजाय ये करना ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। z-1, तो z-1 का मतलब क्या है कि z की 1 से दूरी, तो 1 का मतलब ये हो गया z की 1 से दूरी। अब z की 1 से दूरी मतलब z ये वाले रखे हुए। अब इस पॉइंट से दूरी निकालनी है अधिकतम, तो मैंने बताया इस पॉइंट से अधिकतम दूरी इसके व्यास के बराबर होगी, और इसका व्यास क्या है? 4। तो यानी z-1 की जो अधिकतम दूरी है वो तो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, और न्यूनतम दूरी खुद के साथ जो पॉइंट होगा, खुद के साथ दूरी क्या होती है? 0। तो z-1 की अधिकतम दूरी तो 4 हो जाएगी, और जो न्यूनतम दूरी है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ आ रहा है? ऐसे ही अगर z+1 का मोड है, इसको मैं लिख सकता हूं z-1 का मोड। तो z की -1 से दूरी, तो -1 तो यहां होगा, तो -1 से इनके पॉइंट के बीच की दूरी, तो -1 से इस पॉइंट की दूरी तो अधिकतम हो जाएगी, और -1 से इस पॉइंट की दूरी है वो न्यूनतम हो जाएगी। तो -1 से इस पॉइंट की दूरी न्यूनतम कितनी होगी? 2, और अधिकतम दूरी कितनी आ जाएगी? 6। तो इसकी अधिकतम दूरी 6 होगी, और न्यूनतम दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ग्राफिकली देखना आ गया तो 2-2 सेकंड में इनके आंसर आ जाएंगे, वरना लेके बैठे रहना। समझ आया कि नहीं आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनको आप वैसे मेथड से करना चाहें तो आप खुद ट्राई करके आए कल। कैसे? कि जब हमें इनको हमें किस फॉर्म में, यानी हमें मोड z का मान फाइंड करना है, और ये वैल्यू में दे रखी है, ये वैल्यू में दे रखी है, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? जैसे एक के लिए बता देता हूं, मान लो मोड z के लिए बता देता हूं कैसे करेंगे इसको। देखो, मोड z को हम लिख सकते हैं मोड z-3 + 3, ये लिख सकते हैं। और ये किससे लेस होगा? मैं फर्स्ट के लिए बता रहा हूं, मोड z के लिए, मोड z का अधिकतम और न्यूनतम मान, तो इसको ये लिख सकते हैं। और इसमें अगर अपन त्रिभुज समीकरण लगाएंगे तो मोड z-3 + मोड 3, और ये किससे ग्रेटर होता है? मोड z-3 - मोड 3 का मोड। अब मोड ऑफ z-3 की अधिकतम वैल्यू 2 दे रखी है, तो <2 + 3 होगा, और इधर ये हो जाएगा 2 - 3 यानी 1, तो यानी 1 इसकी मिनिमम दूरी, और न्यूनतम मान 1 और अधिकतम मान 5 हो जाएगा। वो ग्राफिकली आया था। ऐसे ही अगर z-1 है तो z-1 को हम कैसे बनाएं? तो हमें z-3 बनाना है, तो यानी कि -2 ऐड कर दो और +2, तो इसको ये लिख सकते हो, यानी z-3 + 2, ये वापस क्या आएगा? z-1 आ जाएगा। तो <= मोड ऑफ z-3 + मोड ऑफ 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे मोड ऑफ z-3 और माइनस मोड ऑफ 2, और फिर का मोड, और z-3 की वैल्यू क्या है? 2, तो ये तो 0 हो गया। और इधर देखेंगे तो 2 + 2 यानी कितना हो गया? 4। तो अधिकतम मान 4 आ रहा है, और न्यूनतम मान 0 आ रहा है, और वही वैसे आया था, देखा था हमने, अधिकतम मान क्या आ रहा है? ठीक है। तो दोनों मेथड हैं, दोनों से आप कैसे भी करें वो आपकी मर्जी है, मैंने बता दिया है। ठीक है। अब देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन है। फिर आगे हमें जो क्वेश्चन पूछी जाती है टाइप, वो आप लिखें, वो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, और उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। अब ऐसे अगर हमें पूछा जाए
एक टाइप और है। तो ये न्यूनतम और अधिकतम मान वाले क्वेश्चन थे सारे के। तो ये चैप्टर अपना लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसमें जो जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो लगभग हो गए, और अगर एक दो टाइप बची हुई होंगी तो मैं बता दूंगा, है ना। आसान आसान चीजें बची हैं अभी। हाँ देखो, कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 2 क्वेश्चन लिख लें और ट्राई करके आए खुद। यानी फाइंड, यानी मॉड ऑफ z प्लस z-1 की का अधिकतम तथा न्यूनतम मान होगा। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लें, वो भी ट्राई करके आए कि मॉड ऑफ 2z-1 प्लस मॉड ऑफ 3z-2 का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या होगा। क्वेश्चन लिख लें, का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या होगा। ये हमें फाइंड करके आने हैं, और ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई करके आए, है ना। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। पहले इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ आगे हमारे पास बिंदु पथ कैसे ज्ञात करते हैं उसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं वो हम उस पे आएंगे फिर, ठीक है। तो ये करें सभी। बिंदु पथ कैसे फाइंड करते हैं उसका भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हाँ जी। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, करके इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। फिर अपने नेक्स्ट क्लास में इनको आते ही पहले इनको सोल्व करेंगे, देन फिर जो हमारे पास बिंदु पथ कैसे फाइंड करते हैं उसको बाद में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूछ लिया जाता है कई बार। तो चलो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको।